Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से। प्रैक्टिस सेशन है बच्चों आज आपका। कल गुड हम लोगों ने मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बढ़िया बैठ सर। बढ़िया बढ़िया। बच्चों मैं एक सेकंड आप लोग का ये सेट कर देता हूं। आप लोग भी अपना फोन निकाल लीजिए और दंगल बच्चों बैच कौन सा है हम लोग का? YN21MA है ना? सर 12 है सर, YN12। YN12 है क्या? यस सर। एक सेकंड ना। YN21MA ग्रुप 2 तो नहीं है कहीं? सर हमारा है YN12MA। YN12MA है आपका? ओके यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग अपना फोन ऑन कर लीजिए। ये एक थोड़ा सा टाइम लेता है, हो जाएगा अभी स्टार्ट। एक बार बच्चों कंफर्म करिएगा आप लोग का आया है क्या आप लोग के फोन में दंगल? लाइव हो सर गया क्या? शो नहीं कर रहा सर। अभी शो नहीं तो हो रहा लैब है? नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हो जाएगा। एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, अगर नहीं आए और आ जाए किसी का तो मुझे बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, जब तक लाइव हो रहा है। हो गया सर। लाइव हो गया? यस सर। ओके यस सर, सब हो गया सर। चलिए चलिए, तो मैं स्टार्ट कर दूं फिर क्वेश्चन लगाऊं? सर ठीक है, आप लोग भी रेडी हो जाइए सारे ऑलमोस्ट, अगर रेडी नहीं है तो ठीक है स्टार्ट करते। तो आज सारा पूरी क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इनके सब कंबाइंड क्वेश्चन है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। शुरुआत मैंने कोशिश की थोड़े से इजी हैं, लास्ट में थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन पिक किया आपने? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, बताना पड़ेगा बच्चों आप लोग को। स्टीफेंस लॉ। सी 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 ऑप्शन, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफेंस लॉ का स्पेशल केस है। अप्रोक्सीमेशन लेके हम लोगों ने फिर उसको सॉल्व किया था। ठीक है, कम बच्चों के सही हुए भाई। अगला सवाल। ये शायद हम लोगों ने कल भी किया था,
पिक कर लीजिए जल्दी से ऑप्शन। आखिरी कुछ सेकंड्स। कौन सा ऑप्शन पिक किया बच्चों? रेडिएशन एमिटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे इसमें? C. ऑप्शन सी, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर होगा उसके फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गुड। अगला सवाल। जल्दी पिक करते जाइए बच्चों, ये शुरू शुरू में काफी आसान सवाल है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट। चलिए बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन पिक किया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? ऑप्शन ए है ना, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों यहाँ पे लैम्डा एम क्या बताता है? व्हाट इज लैम्डा एम हियर? ऑप्शन ए सही आंसर है। कोई आप में से बताना चाहिए कि लैम्डा सर एम क्या? सबसे ज्यादा सर कितना, कौन सा वेवलेंथ कितना नंबर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में मतलब आया है उसको बताता है। हाँ, लैम्डा एम वेवलेंथ बताता है उन रेडिएशंस की जो उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम वो बताता है। चलिए अगला। सर पोल स्टार्ट नहीं हुआ है सर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? अच्छा सॉरी। चलिए कौन सा ऑप्शन पिक किए बच्चों इस केस में? क्या लगता है आपको थर्ड कौन सा वाला आंसर सर, सही? कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, ओके। बाकी बच्चों बताइए। और थर्ड देखिए, अच्छा इसमें भी बताइए आपने स्टेटमेंट मतलब कौन सा लॉ यूज करके इसका आंसर आपने सोचने की कोशिश की है? कौन सा लॉ यूज करेंगे इसमें? सर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेरी गुड। तो लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी जिसका लैम्डा एम लीस्ट होगा उसके लिए टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। तो देखिए T1 के लिए लैम्डा एम लीस्ट है ना, और सबसे ज्यादा है T2, तो T2 सबसे कम होगा, T1 हाईएस्ट होगा। तो T1 हाईएस्ट और T2 सबसे कम, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन बच्चों इसका सही होगा। ठीक है, किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन है कि सर क्यों है ऐसा? देखिए लैम्डा एम T1 के लिए सबसे कम है और T2 के लिए लैम्डा एम सबसे ज्यादा है। ठीक है, T2 के लिए लैम्डा एम सबसे ज्यादा, इसलिए T2 का टेम्परेचर सबसे कम होगा, इसलिए T2 की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा T1, क्योंकि T1 के लिए लैम्डा एम की वैल्यू सबसे कम है। किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन है बच्चों, किसी को डाउट है तो देखिए पूछना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा बहुत कम बच्चों ने इसको सही किया था भाई। बच्चों क्या कंफ्यूजन हो गया इसमें? समय भी काफी मिल गया था। नहीं सर एक्चुअली वो हाँ। T2 वाला सर लगा उसका वो आगे होगा, T2 T मतलब सबसे बड़ा होगा अच्छा अच्छा, वो उसके साथ। अब अभी क्लियर है ना कॉन्सेप्ट ये कि? यस सर, यस सर। हाँ, देख लीजिए भाई ये सवाल आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बच्चों, है ना। अगला सवाल।
क्या ऑप्शन पिक किए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप लोग? ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल ऑप्शन बी सर, बी ऑप्शन बी। सेकेंड वन, ठीक है, यस सर। वेरी गुड। देखिए जो मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो जैसे आप उसको टच करेंगे, है ना, तो उसका टेम्परेचर आपको कम फील होगा क्योंकि वो बहुत तेजी से उससे हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो बहुत तेज हीट कंडक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू वुडन। तो वुडन ब्लॉक को आप टच करेंगे तो उसमें उसके थ्रू हीट ट्रांसफर कम होगा, है ना, तो आपको कम ठंडा फील होगा। वो जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी वो ज्यादा ठंडा फील होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल, ये भी किया हुआ है बच्चों, क्लास में गड़बड़ नहीं करिएगा। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया बच्चों आप लोगों ने, बताइए? ऑप्शन सर डी। ऑप्शन डी, ठीक है। यस सर। एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा क्योंकि जितना गिरेगा सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो ट्रांसमिशन, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों आप में से कोई भी जो एक्सप्लेन करना चाहे कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था। जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया है तो मान लीजिए जंक्शन जंक्शन का टेम्परेचर टी मान लेते हैं। कोई बताना चाहेगा बच्चों कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? So कोई 100 minus t upon 18 and t by 6 equals to t by 6. ओके, बट बेटा इसमें आपने थर्मल कंडक्टिविटी का ध्यान नहीं दिया है क्या? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल सर कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 9 की होगा अगर स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी सर की होगा। हाँ हाँ, सर ये कहाँ गया यार? ठीक सर है। K1 A 100 माइनस थीटा बाई 18 हो जाएगा। K2 A थीटा टेम्परेचर का मतलब वो हाँ हाँ, माइनस 0 अपॉन में हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो K1 सर 9 टाइम्स है K2 का, तो रिप्लेस कर देंगे उसको, उसका अच्छा सॉल्व करने पे थीटा आ जाएगा 75, तो 75, टेम्परेचर आ जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बच्चों इसमें जितनी हीट इनपुट होगी उतनी ही हीट आउटपुट होगी, उतनी हीट यहां से भी पास हो रही होगी, तो यहां से इस वाले सेक्शन के लिए आप हीट लिख सकते हैं तो के ए बाई एल, तो 9K बाई एल हो जाएगा 18। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का हालांकि सेम है, लिखना चाहे तो लिखिए नहीं तो ठीक है। 100 माइनस टी और इतना ही बराबर होगा के ए बाई एल
और इसमें लिख देंगे t माइनस 0 यानी t। तो देखिए बच्चों यहाँ से के ए कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3, तो 300 माइनस 3t बराबर t, तो 4t बराबर 300 आ जाएगा बच्चों, तो t बराबर आ जाएगा 75 आ जाएगा, है ना। दो बार एक 2 से कैंसिल करेंगे तो 150, फिर 2 से, तो 75 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी पाया कि बच्चों 75 इसका आंसर आएगा। अरे बहुत कम बच्चों का है भाई, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बताना चाहेगा बच्चों, अगर कोई डिस्कशन करना चाहे कि क्या गड़बड़ हो गई या मतलब क्या मिस्टेक हो गई, कोई बताना चाहेगा। ये देखिए हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट। बच्चों देखिए सवाल कुछ भी नया नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे, कुछ वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस सही है तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कशन कर लीजिए कि सर हमने ऐसे किया है, क्या गलत है ना। अगर आपने कुछ और मेथड लगाया है या फॉर्मूला भूल गए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर KA/L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हो सकता है इस तरह का एक और सवाल आपको दिखे आने इसी आज ही के दिन में। एक और सवाल देखिए, ये भी थर्मल कंडक्शन पे ही बेस्ड है, गड़बड़ नहीं करिएगा। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए बच्चों बताइए थोड़ा सा आप लोग, कोई अगर बताना चाहे, आप में से एक्सप्लेन करना चाहे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सवाल में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स विल कंडक्ट मोस्ट हीट व्हेन देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम स्टेडी टेम्परेचर। दोनों एंड सेम स्टेडी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इनमें से बताइए किस कॉम्बिनेशन के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा। बच्चों आप में से कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि सर ये क्वांटिटी सोचेंगे, ऐसे किया जाएगा सॉल्व इनको। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की बच्चों बात नहीं की गई है, किसी भी ऑप्शन में थर्मल कंडक्टिविटी की बात नहीं की है, तो सोचा जाएगा dQ/dt। ठीक है, dQ/dt बराबर KA/L, तो चूंकि K की बात नहीं की गई है तो A/L है ना, तो dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L, क्योंकि KA/L होता है इनटू डेल्टा टी, पर डेल्टा टी सेम रखा गया है। और थर्मल कंडक्टिविटी की बात नहीं की गई है किसका ज्यादा किसका कम, तो ऐसा मान लेते हैं कि सब तीनों सेम मटेरियल के बने होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। अच्छा, ए होता है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पाई आर स्क्वायर ऑप्शन डी आएगा। डिवाइडेड बाय L। अब बच्चों अगर आप देखें तो रेडियस और लेंथ दिया हुआ है, तो हर बार आप R²/L का रेशियो निकाल लेंगे, जिसका R²/L ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1, तो हाईएस्ट D है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर D का सबसे ज्यादा होगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये तो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए सारे सेंटीमीटर में ना, तो अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे तो भी इसी का रेशियो सबसे ज्यादा आएगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसी में सबसे ज्यादा होगा। लेंथ 1 मीटर और रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी ने निकाला था क्या बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों का सही था। अरे वाह,
काफी सारे बच्चों का सही था, गुड, 56%, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सीरीज में है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के शायद क्लियर नहीं हो आपको, तो दोनों सीरीज में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का इक्वल है, लेंथ इक्वल है, आपको बताना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। चलिए, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों जब सीरीज में कनेक्ट करते थे तो के इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, अगर किसी बच्चे को याद हो फॉर्मूला के इक्विवेलेंट के लिए, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं आप दो स्लैब्स को, किसी को याद हो अगर फॉर्मूला के इक्विवेलेंट का, अगर दो स्लैब सीरीज में कनेक्टेड है तो L1 plus L2 हाँ वेरी गुड, divided by L1 K1 plus L2 K2. वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको ऐसा बताया था समेशन ऑफ एल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एल बाय के, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एल मतलब एल प्लस एल 2L हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे रख देंगे एल बाई के प्लस एल बाई टू के, एल बाई के प्लस एल बाय 2K, ठीक है। तो एल दोनों साइड से आप कैंसिल कर लीजिए, एलसीएम नीचे ले लेंगे तो ये 2K बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4K डिवाइडेड बाई 3, तो 4K बाई 3 इसका K इक्विवेलेंट आएगा, 4K डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों क्या चल रहा है सिचुएशन, कौन कितना कितना सही कर लिया है। तो मोहम्मद सोहेल 9 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, 9 सही हैं, अंशु हैं, लवप्रीत हैं, वैभव हैं, साहिल है, मनाल है, अमन है, साहिल है, लकी है, प्रतीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। कुछ लोग शायद अटेम्प्ट कम, एक आध क्वेश्चन कम करें, लेकिन बढ़िया है, चलिए बच्चों गुड, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, कितना आंसर आएगा बच्चों इसका? और कैसे आप लोगों ने ऑप्शन सर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इन थर्मल स्टेडी स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द रॉड कितना होगा? तो यहाँ पे 100 पे मेंटेन्ड है ये वाला एंड, और ये वाला एंड 20 पे मेंटेन्ड है। सेंटर पे टेम्परेचर पूछ दिया है कि बताइए कितना होगा। तो दो तरीके हैं कि आप जंक्शन, जितनी हीट इनपुट होगी उतनी हीट आउटपुट होगी, जंक्शन वाला लगा के कर लीजिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा तो 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल, ये इस वाले हिस्से का टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई लेंथ बराबर हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई लेंथ, चूंकि दोनों बराबर हैं, सेंटर पे पूछा गया है ना, तो एल से एल आप कैंसिल कर दीजिए, तो 100 माइनस टी बराबर टी माइनस 20, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 2t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यस सर 60 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको आप हीट इनपुट, यहां से हीट इनपुट जितना होगा उतना ही हीट इधर होगा, उतना ही हीट इधर होगा, तो उस तरीके से भी सोच कर सकते थे, सेम ही इक्वेशन बनती, सेम आंसर आता 60 डिग्री सेल्सियस। गुड, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कि कैसे क्या होना चाहिए? जैसे कुकर बनाना है तो कैसा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कि मतलब थर्मल कंडक्शन कैसा होना चाहिए? जो भी कुकर का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई सर, तभी तो सर वो हीट वो करेगा, सही बात किन है, करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तभी वो हीट जल्दी जल्दी पास करेगा जो भी आपने मटेरियल अंदर रखा और कुक करने के लिए। सही बात है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ओके। कोई एक्सप्लेनेशन इसका कि सर इस वजह से इसका लो होना चाहिए, मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि लो होना चाहिए? कोई भी आप में से बताना चाहे। थर्मल रेट कंडक्शन ऑफ तो चेंज ज्यादा ऑफ होना चाहिए, टेम्परेचर के फॉर्मुलेशन, हाँ हाँ, रेट ऑफ चेंज सर ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ उसका सर एफिशिएंसी कम हो जाता है ना सर, जब स्पेसिफिक हीट बढ़ जाता है तो स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी क्यों कम हो जाएगा, क्या कारण होगा उसका? ठीक है, आप लोग के आंसर सही है। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो, बिल्कुल। हम लोग को सर एनर्जी ज्यादा पास करना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो। ओके, वेरी गुड। देखिए, अगर आप कुकर का मटेरियल ऐसा यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा कि अपने थ्रू हीट को जल्दी ट्रांसफर कर देगा, तो जितनी हीट आप देंगे वो तुरंत तुरंत मटेरियल को मिलने लगेगी। तो बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि सर तुरंत मैं मटेरियल बताऊं को मिलने लगे। दूसरी स्पेसिफिक चीज, हीट वाला, हाँ हाँ, सर वो कम से कम हीट देने पर ही टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हो जाए इसलिए कम रखी गई है किसकी? स्पेसिफिक हीट। ओके, तो थर्मल कंडक्शन ज्यादा होगा, थर्मल कंडक्शन तो जल्दी जल्दी हीट मटेरियल को पहुंचेगी, तो हम यही चाहते हैं कुकर बनाते समय। दूसरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम क्यों होनी चाहिए? देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप देखिए तो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कुकर यूज कर लिया जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है,
इसका क्या मतलब होगा कि उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी कुकर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसके खुद का टेम्परेचर बढ़ाने में ही वो बहुत सारी हीट कंज्यूम कर लेगा। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट मटेरियल को मिले और तुरंत मिले। इसके लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि तुरंत मिले। और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कुकर अगर ये कम हुआ तो क्या होगा कि जितनी आप हीट देंगे उसका ज्यादा हिस्सा अंदर जो मटेरियल रखा उसके पकने में यूज होगा। अगर ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी वाला कुकर यूज करेंगे तो खुद के ही टेम्परेचर को बढ़ाता रहेगा, तो ज्यादातर हीट का हिस्सा जो होगा वो कुकर का ही टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट अंदर रखे मटेरियल को मिले ताकि वो जल्दी पक जाए। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा। गुड, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या ऑप्शन पिक करेंगे बच्चों इस केस में? स्फेरिकल बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए, एमिसिविटी ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पावर रेडिएटेड मैंने बच्चों आपको बताया था कल की क्लास में, ए ई सिग्मा टी ऑब्जेक्ट के पावर 4। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू है 0.6 सिग्मा और टी ऑब्जेक्ट के पावर 4, तो 0.6 सिग्मा टी के पावर 4। कितना हीट जो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कितना खुद रेडिएट करेगा वो खुद के टेम्परेचर और उसकी एमिसिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन ए। बच्चों इसमें एक चीज बताइए, इस फॉर्मूले में कौन सा ऐसा फैक्टर है, ये 4 फैक्टर आपके पास है, 4-5 फैक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सरफेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है? मतलब इसमें से कौन सा, जैसे ए सरफेस एरिया हो गया, ई एमिसिविटी हो गई, सिग्मा कांस्टेंट हो गया, टी नॉट सरफेस का टेम्परेचर हो गया, तो नेचर ऑफ सरफेस, इनमें से कौन सा फैक्टर नेचर ऑफ सरफेस को दिखाता है? ये 4 एमिसिविटी। चीज, एमिसिविटी है ना, ध्यान रखिएगा। एमिसिविटी नेचर ऑफ सरफेस को दिखाती है कि अगर ब्लैक सरफेस होगी है ना तो फिर ज्यादा एमिसिविटी होगी, है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल।
सर मेरे एक मिनट, मैं मंदिर से फोन कर रहा था। चलिए बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन पिक कर लिया जाए इसमें? सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सी ओके चेक करते बच्चों, आइए जल्दी से। Radius of two spheres of same material are 1 and 4 respectively and their temperature are this respectively, then ratio of emitted energy of spheres per second will be। तो पावर कंपेयर करना है बच्चों, है ना? P1 और P2 को हम लोग को कंपेयर करना है। तो आप सब जानते हो कि पावर का फॉर्मूला होता है AE सिग्मा T के पावर 4। A मतलब हो गया सरफेस एरिया, तो सरफेस हो गया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो पहले वाले सरफेस का रेडियस 1 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए ई। अच्छा ई सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, नेचर ऑफ द सरफेस सेम मान के चल रहे हैं, तो ए ई सिग्मा सेम ही रहेगा, टी के पावर 4। तो पहले वाले का टेम्परेचर है 4 इंटू 10 के पावर 3, तो इसके पावर होल 4। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो 4 पाई 4 का स्क्वायर, और इसके लिखेंगे 2 इंटू 10 के पावर 3 के पावर 4। ठीक है बच्चों, अब ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/16, है ना? और ये भी 10 के पावर 3 को भी आप हटा दीजिए, 2 से कैंसिल करिए, 2 2 दूनी 4, तो 2 के पावर 4 बच्चों ये भी 16 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:1। सी ऑप्शन बच्चों इसमें सही होगा। थोड़ा सा अगर आपका कुछ और आया है और आपको लग रहा है कि आपने सही किया है, तो मुझसे डिस्कशन कर लीजिए कि कैसे होगा। काफी सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड बच्चों। अगर आपने किसी और तरीके से सोचा है तो आप हमेशा ऐसे मत मान के चले जाए करिए कि आपका गलत ही होगा। आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और क्या आंसर पिक करेंगे बच्चों इसका? द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी 727 डिग्री ऑप्शन बी सर। ओके। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच टोटल रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम दिस ब्लैक बॉडी बिकम्स डबल। अच्छा बच्चों, इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे? जैसे सवाल को सॉल्व करना है तो कौन सा लॉ हमारी मदद करेगा इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? किसी के दिमाग में आ रहा हो कौन सा लॉ? हाँ बताइए बच्चों, कौन सा लॉ हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बता सकते हैं आप लोग? स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ। बिल्कुल बिल्कुल, स्टीफेंस लॉ। तो यहाँ पे देखिए कि एनर्जी हम लोग पहले मान लेते ई, बाद में एनर्जी, एक सेकंड ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच टोटल रेडिएंट बिकम्स डबल, तो 2E हो जाएगा। ठीक है, पहले टेम्परेचर 727 रखा है। थोड़ा सा बच्चों मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पे 727 लिख के डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो सही आंसर आएगा या मेरा, या गलत हो No, जाएगा sir. सर। क्या उस नो केल्विन में लेना सर, रहता है, केल्विन में केल्विन में। कन्वर्ट कर। केल्विन में गलत आ लिखना जाएगा। पड़ेगा, बिल्कुल। अब केल्विन तो में कन्वर्ट करना है। 727 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ से Yes, E कैंसिल हो जाएगा, तो T डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1000 के पावर 4। एक सेकंड बच्चों, ये इसके भी पावर 4 रहेगा, ठीक है, इसके पावर 4। ठीक है, तो जब आप फोर्थ पावर लेंगे दोनों साइड तो ये बन जाएगा 2 के पावर 1/4 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 2 के पावर 1/4, तो देखिए बच्चों पावर 1/4 का क्या मतलब होता है? रूट ऑफ रूट 2,
ये मतलब हो गया पावर 4 का, ठीक है। तो √2 का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1.414, ठीक है। फिर इसका भी रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √1.4 हो जाएगा 1.2। कैसे पता चला? क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आता है, तो अप्रॉक्स 1.2 आएगा। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 1000। तो 1.2 के आसपास यानी 1200 केल्विन के आसपास जो भी आंसर होगा बच्चों वही हमारा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे क्लोजेस्ट आंसर 1200 केल्विन के 1190 है, बाकी सब में काफी डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ली है, √2 की 1.414 होती है अप्रॉक्स, तो ये 1.2 से थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू, है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 1.44 होता है, 1.2 का स्क्वायर 1.19 आएगा सर, क्या क्या 1.19। 1.19 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आएगा बच्चों आंसर 1190, इसका ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हो सकता था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। गड़बड़ नहीं करिएगा बच्चों, ये सबका सही होना चाहिए। चलिए, क्या आंसर पिक किए बच्चों इसका आप? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक Option बॉडी, C option. सी ऑप्शन है ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गुड। अगला सवाल। चलिए बच्चों, क्या आंसर आया आप लोग का, कोई बताना चाहे अगर? ठीक है, न्यूटन्स लॉ बी ऑप्शन, कौन सा? बी ऑप्शन। बी वाला आया है, बी वाला कल ही किए थे सर ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ हम लोगों ने कल ही किया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सही मानना है बच्चों, 60 से 50 हो जाता है ए पहले 10 मिनट में। फिर पूछा गया अगले 10 मिनट में बताइए कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। तो अगले 10 मिनट में कितना होगा हमें बताया गया है, ठीक, पूछा गया हमसे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है dt डिवाइड बाय t इट इज इक्वल टू k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो पहला देखिए 60 से 50 हो गया तो चेंज हुआ है 10 का, और 10 मिनट में चेंज हुआ है k का वैल्यू।
टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा इनका एवरेज वैल्यू, तो 60 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 55 करेंगे 55 आ जाएगा, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सवाल में दे रखा है 25। 25 अब दूसरे के लिए सेम सिचुएशन करेंगे तो 50 माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 बराबर के, और इसका एवरेज हो जाएगा 50 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस कर देंगे 25। रेशियो ले लेंगे, जब रेशियो लेंगे बच्चों तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस टी, और ये बराबर हो जाएगा 50 माइनस 25 तो 30 हो जाएगा बच्चों, है ना। 30 डिवाइडेड बाई 50 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, तो बच्चों यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 3 बचेगा, तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 50 इंटू 3 150 माइनस 3t, और ये बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 50/2 प्लस t/2 माइनस 25, तो 50/2 माइनस 25 तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर केवल t/2 बचेगा, तो 3t प्लस t/2 बराबर 150, तो जाएगा 7t/2 बराबर 150, 7t/2 बराबर 150, तो t बराबर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7, सो 7 4 28 2 0, ऑलमोस्ट 3 आएगा बच्चों, है ना। तो जो भी वैल्यू 43 के क्लोज होगी वही आंसर आ जाएगा, तो 42.85 आ जाएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था बच्चों, लेकिन किया जा सकता था, बी ऑप्शन। देखते हैं कितने बच्चों ने निकाल लिया था सही। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक, चलिए अगला सवाल थोड़ा सोच समझ के करिएगा बच्चों। हल्द्वानी पाठशाला बेटा माइक बंद कर लीजिए। चलिए बच्चों, कौन सा आंसर, थोड़ा सा आप लोग की मदद चाहिए होगी मुझे इसमें, कौन सा आप लोगों ने ऑप्शन पिक किया है? अगर कोई ऑप्शन ए सर। सर ए ऑप्शन, ए वाला सर। ए ऑल तो ए T2 बड़ा होगा तो उसका मतलब लैम्डा सर छोटा हो जाएगा। सर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यस सर, अभी बस पर पहले किए थे सर। जैसे ये T2, तो इसका भी अगर लैम्डा देखें, और तो डी वाले ऑप्शन में भी अगर हम लोग देखें तो डी ये वाला T1 और ये वाला T2, तो T2 टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए उसका भी उसका लैम्डा कम होना चाहिए, है ना। तो ये वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। T2 का वैल्यू ज्यादा है, तो T2 का जो, मैं एक बार इसको दिखा देता हूं आपको। ये जो ग्राफ है ये लैम्डा 2 है, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है वो लैम्डा 1 है। तो चूंकि T2 बड़ा है तो लैम्डा 2 छोटा होना चाहिए, यहाँ लैम्डा 2 बड़ा इसलिए गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 और ये लैम्डा 1, तो T2 की वैल्यू चूंकि बड़ी है, ठीक है, T2 बड़ा है तो लैम्डा 2 छोटा होना चाहिए, यहाँ पे भी लैम्डा 2 बड़ा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करें बच्चों तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक तो थॉट प्रोसेस बच्चों आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, चूंकि T2 की वैल्यू ज्यादा है तो लैम्डा 2 छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल लैम्डा 2 छोटा है और लैम्डा 1 बड़ा है, T1 छोटा है, ठीक है। एक दूसरा तरीका, और कभी मान लीजिए सवाल में आपको दे दे ऐसा कि लैम्डा 2 और लैम्डा 1 सही रखे, मतलब कि जैसे यहाँ पे T2 की वैल्यू बड़ी है तो लैम्डा 2 छोटा है,
ठीक है। एक और ऑप्शन बना के आपको दे दे जहां पे लैम्डा 2 को छोटा रखे और लैम्डा 1 को बड़ा रख दे। तो दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एरिया अंडर द कर्व भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो ज्यादा क्योंकि हीट डिसिपेट करेगा। तो कभी ऐसा है तो थोड़ा एक और थॉट प्रोसेस अलग करने के लिए अपने आंसर को सही पिक करने के लिए कि जो ज्यादा टेम्परेचर वाला ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा एमिशन होगा उसमें। तो खैर इस सवाल के लिए ए ऑप्शन सही है। किसी और का कुछ और आया हो बच्चों और डिस्कशन करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि सर ये क्यों नहीं होगा या इसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे इसमें किरचॉफ्स लॉ, कौन सा आंसर सही होगा किरचॉफ्स लॉ के लिए इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी। बी सी ऑप्शन। सर, सी सी। सी सर। सी ऑप्शन बच्चों राइट आंसर होगा, ठीक है। एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से ही पता चलता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। चलिए बच्चों बताइए क्या आंसर पिक किया आप लोग? डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। देखिए बच्चों दो आंसर तो आपको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करने चाहिए थे, ए और बी तो बिल्कुल नहीं, या तो सी आंसर होगा या तो डी होगा। बच्चों कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या कि ए और बी तो क्यों नहीं हो सकते कभी आंसर, ए और यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है तो टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लगता है एब्सोल्युटली। तो जो भी आंसर आएगा वो 12 मिनट से तो ऊपर आएगा, या 20 होगा या 15 सॉल्व करके निकालते हैं। तो फिर से एक बार लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग dt डिवाइड बाय dt इट इज इक्वल टू k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले केस में हुआ 10 और उसमें समय लगा 12 मिनट, k की वैल्यू नहीं पता। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो 75 आ जाएगा, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 25। 25। बिल्कुल। अब अगला पूछा है 70 से 60, तो फिर से 10, इस बार कितना समय लगेगा नहीं पता, k टाइम्स
डिफरेंस लेंगे 70 और 60 का एवरेज लेंगे तो हो जाएगा 65 माइनस 25 और रेशियो ले लेंगे तो k से k कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 12 बराबर 75 माइनस 25 तो बच्चों बन जाएगा ये 50 और ये बन जाएगा 40, ठीक है ना। तो कैंसिल कर दीजिए, इसमें 4 से कैंसिल होगा 3, टी का वैल्यू आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट लगेंगे कूल होने में अगले 10 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। किसी का कुछ और आ रहा हो, कोई और तरीका यूज किया हो, आपको लग रहा है कि डिस्कशन करना चाहिए तो पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं बच्चों क्या पोजीशन चल रही है। बताइएगा जरा कौन कौन से पाठशाला से क्या क्या है। तो सोहिल हैं, सारे क्वेश्चन सही हैं, बहुत बढ़िया सोहिल जी। शशांक पिछली बार भी थे मुझे याद है, लीडर्स बोर्ड में मोस्टली रहते हैं। कहाँ से हैं सोहिल, कहाँ से हैं, शशांक कहाँ से हैं, प्रतीक, श्रेया, सर शशांक देवरिया से। शशांक जी देवरिया से, वेरी गुड। सर प्रतीक भी है सर देवरिया से। प्रतीक भी देवरिया से हैं सर, यस सर देवरिया से है। श्रेया, लवप्रीत हैं, मनल हैं, अमन हैं, लकी हैं, अंशु हैं, दीक्षांत हैं, ठीक। सर हाँ हाँ, श्रेया फ्रॉम जौनपुर। श्रेया जी जौनपुर से हैं, वेरी गुड। दीक्षांत फ्रॉम हल्द्वानी। दीक्षांत हल्द्वानी से हैं, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोहिल कहाँ से हैं, कहाँ से हैं सोहिल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन पिक किया बच्चों इस बार, द पावर रेडिएटेड, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक। आइए सी ऑप्शन सर। ठीक। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 450 वाट एट 500 केल्विन। तो 450 वाट, देखिए बच्चों पावर का जो फॉर्मूला होगा वो ए ई सिग्मा टी के पावर 4, चूंकि ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए और स्टीफेंस कांस्टेंट है सिग्मा, तो सरफेस एरिया और फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो पावर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और टेम्परेचर के पावर 4। तो पावर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और टेम्परेचर के पावर 4, टेम्परेचर है 500 तो 500 के पावर 4 डिवाइडेड बाई, बाद में पूछा गया है कि इफ रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर डबल द पावर रेडिएटेड इन व्हाट वुड बी, तो पी मान लेते हैं बाद में। और बोला गया है कि रेडियस हाफ मतलब ये हो गया 6 का स्क्वायर और टेम्परेचर को बोला गया है डबल कर दिया गया है मतलब 1000 के पावर 4। तो रेशियो ले लेंगे बच्चों, तो ये 450 डिवाइडेड बाई पी, अब ये बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो जाएगा बच्चों 500 डिवाइड बाय 1000, 500 डिवाइड बाय 1000 मतलब 1/2, तो 1/2 के पावर 4 यानी 16, कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये 4 बन जाएगा, तो पावर हो जाएगा 450 इंटू 4 यानी 1800 वाट।
तो आंसर इस बार ऑप्शन सी आ जाएगा, 1800 वॉट। हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा ऑप्शन पिक किया बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए? सर डी ऑप्शन। सर डी वाला सर, डी वाला। डी ऑप्शन, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगा है बच्चों? अगर दो स्लैब पैरेलल में कनेक्ट होती है तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं समेशन ऑफ के ए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए। ठीक है, तो समेशन ऑफ के मतलब k1 a1, तो यहाँ पे दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। ठीक है, तो k1 a1 प्लस k2 a2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कैसे पता चल गया एरिया बराबर है? अगर एरिया बराबर नहीं होता तो कुछ ए के टर्म्स आता, क्योंकि इसमें तो सवाल पढ़ के तो नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ, डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि थिकनेस बराबर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होगा। तो k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल। हाँ वो 30 रुपए देख के दिखा 17 को।
तो देख पैंट जो आदि बनी चलिए क्या आंसर पिक करेंगे बच्चों इसके लिए? ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी, तो चौथा वाला वाला। ओके, देखिए U1 बोला गया कि द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1 एंड एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2 एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज U3। तो बच्चों देखिए U1 जीरो तो गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी एमिटेड जीरो तभी होगी जब टेम्परेचर जीरो हो, यानी वेवलेंथ इनफाइनाइट हो तब, तो वैसा केस तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, तो टेम्परेचर लीस्ट होगा U3 के लिए। तो U3 के लिए अगर टेम्परेचर लीस्ट है तो एनर्जी एमिटेड U3 के लिए लीस्ट होगी, ठीक है। तो अच्छा, खैर इन्होंने U1 और U2 में कंपेयर किया है, तो U1 और U2 में अगर कंपेयर करें तो U2 का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब U2 के लिए जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। तो U2 का टेम्परेचर कम होगा, तो U2 यानी एनर्जी एमिटेड U2 वाले केस में कम होगी, तो U2 कम होगा, U1 ज्यादा होगा, तो U1 ग्रेटर देन U2, ऑप्शन सी होगा। अब कुछ लोग डी भी बोल रहे थे, तो बच्चों आप थोड़ा सा बताइए मुझे, आप डी बोल रहे थे कुछ, अगर आपका लॉजिक हो। सर हाँ हाँ, फॉर्मूले से सर कर रहे हैं सर, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, तो सर उससे सर 500 सर नैनोमीटर हम लोग को दिया ही हुआ है, तो अगर हाँ। वो हम लोग लगाएंगे तो सर हाँ। U1 और U2 में तो सर U2 ही ना बड़ा होगा सर। ठीक, उसमें क्वेश्चन वो तो वो पूछा है ना सर क्वेश्चन में पूछा कि है कौन विच ऑफ सा द फॉलोइंग U1 इज करेक्ट। एक सेकंड, सर U1 U1 एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। तो जो U1 एनर्जी है वो लैम्डा इज इक्वल टू 250 नैनोमीटर में है ना। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। तो मतलब इसका जब लैम्डा m 250 नैनोमीटर है उस समय जो इससे एनर्जी निकल रही है वो U1 है, ठीक है। और इज U1 एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2, और U2 जब एनर्जी निकल रही है जब लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर होगी, ठीक है, 500 नैनोमीटर होगी, तो इसका लैम्डा m ज्यादा है ना। तो इसका लैम्डा m ज्यादा है इसलिए इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका लैम्डा m कम है इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि लैम्डा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका लैम्डा m ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, है ना। तो जिसका इनमें से किसका लैम्डा कम है, इसका लैम्डा कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो T1 ज्यादा होगा T2 से, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका एनर्जी रेडिएटेड भी ज्यादा होगा, इसलिए U1 ज्यादा होगा U2 से, ठीक है। तो कैसे भी आप सोच सकते हैं U1 वुड बी ग्रेटर देन U2, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सर बोलिए बोलिए। सर इसको सर अभी ऑनलाइन चेक किया सर, उसमें सर ऑप्शन डी दिखा रहा है सर। ऑप्शन डी दिखा रहा है, यस सर। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1, एनर्जी रेडिएटेड एट 250 नैनोमीटर इज U1, at wavelength 500 nanometer is U2 and that at 1000 nanometer is U3, Wien's displacement Sir? constant। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर वो ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ के बराबर है, इसलिए U1 ज्यादा है। नहीं, हाँ ऐसा ही है कुछ सर, क्योंकि अगर हम उसकी ब्लैक बॉडी के यहाँ से निकालेंगे ना, अगर ये फॉर्मूला लगा के, तो अच्छा। लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी उससे। एक सेकेंड, हमें कंपेयर किसको करना है? द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760। यहाँ से ब्लैक बॉडी के बारे में चर्चा खत्म हो गई है ना। ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 is U1, the wavelength 500 nanometer is U2 and that at 1000 nanometer is U3, Wien's constant, which of the following is correct। तो मतलब ठीक है, अगर यहाँ मेरा से कहने का मतलब ये है कि हाँ हाँ जो अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ B/T कर रहा हूँ ब्लैक उसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए, Black तो body वो के लिए। 500 नैनोमीटर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा तो सर एनर्जी पावर जो एमिट होती है वो ब्लैक बॉडी से होती है, तो उसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा ही होगा ना U2, ये है। अच्छा, इसके लिए आपने लैम्डा मैक्स निकाली तो ये 500 नैनोमीटर है, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। ओके, द एनर्जी, लेकिन ठीक है, ब्लैक बॉडी का लैम्डा मतलब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5760 है, तो लैम्डा मैक्स इतना निकलेगा ब्लैक बॉडी से। फिर एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी at wavelength 250 nanometer is U1 and wavelength 500 nanometer is U2, 1000 nanometer is Yes. U3। तो चलिए 500 नैनोमीटर मतलब- मान लीजिए इसका टेम्परेचर 5760 है ना, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है,
इसका ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर बराबर ही हो गया सर। ये ब्लैक बॉडी के बराबर हो गया तो सबसे ज्यादा इसमें ही तो वो होगा पावर एमिट, क्योंकि नहीं सर उसका और इसका बराबर आ रहा है ना, ये कह रहा हूँ एनर्जी, क्योंकि ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है सबसे ज्यादा, राइट तो पावर भी सर सबसे ज्यादा होगी और इसके बराबर ही आ रहा है, इसलिए Yes, sir, U2 सबसे इसीलिए ज्यादा हो जाएगा। ये हाँ दिखा रहा है सर। मैं कह रहे हैं। डिस्कशन करता हूँ। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और एक जनरल बॉडी है ना। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5760 है, तो इस टेम्परेचर पे इससे 500 नैनोमीटर के सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब 500 नैनोमीटर वाले फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी का हो गया। लेकिन अगर मैं जनरल बॉडी का टेम्परेचर 5760 रख दूंगा तो इससे भी 500 नैनोमीटर के सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटॉन्स निकलेंगे, पर ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी, ठीक है। ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिट करेगी एज कंपेयर टू जनरल बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी एमिटेड है उसको इन्होंने U2 कहा है क्या? ऐसा तो नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन में। द एनर्जी नहीं, ये ऑफ, ब्लैक हाँ U2 जो है वो ब्लैक बॉडी की जो सर वेवलेंथ है उसके बराबर आ रही है, जो U2 की वेवलेंथ है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो पावर एमिट होगी सर सबसे ज्यादा ब्लैक बॉडी में हो रही है, तो U2 में भी सबसे ज्यादा ही होगी ना, नहीं क्योंकि नहीं, U2 एक ब्लैक बॉडी है यहाँ पे। U2 ब्लैक बॉडी वो लिखा कहाँ है सवाल में? तो लेकिन बात कर ही नहीं रहे। नहीं, अगर सर हम वो जो पहले टर्म जो फर्स्ट हेडिंग जो फर्स्ट लाइन है उससे पढ़ रहे हैं तो 500 नैनोमीटर के बराबर ही U2 आ रहा है वेवलेंथ, इसलिए यस कह सर, रहा हूँ। उसमें सर उसका हाँ, ये कह वेवलेंथ रहा हूँ। दोनों उसी का सेम ही आ रहा है सर, इसीलिए सर उसका E1 हो जाएगा तो सर। ब्लैक बॉडी में सर इसलिए सबसे सर ज्यादा होती है, तो पावर एमिट भी ब्लैक बॉडी जो U2 है वही जो U2 वाला है वही ब्लैक बॉडी है एक प्रकार से, मतलब यहाँ पे ऐसा कहना है। हाँ, पर क्योंकि ऐसा इसकी सवाल, सर लैम्डा मैक्स, क्योंकि लैम्डा मैक्स सर उसके बराबर ही आ रहा है ना 500 नैनोमीटर, ठीक जो है U2 वाली की लैम्डा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद ये आई थिंक यहां तक ब्लैक बॉडी का डिस्कशन खत्म हो गया। उसके बाद, या मान लीजिए चलिए आगे का भी जो पार्ट है वो चलिए ब्लैक बॉडी की ही बात कर रहा है, जो इस ब्लैक बॉडी की ही बात चल रही, मान लीजिए आगे भी। तो द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर। तो एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5760 केल्विन है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। तो उससे 250 नैनोमीटर पे जो एनर्जी निकल रही है वो U1 है। एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2, ठीक है। एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज U3। 1000 नैनोमीटर पे जो एनर्जी निकल रही है वो U3 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि चलिए ये 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, मतलब 5760 के करस्पॉन्डिंग आपने वेवलेंथ लिखा था, तो 500 नैनोमीटर आ गया। तो अगर वो 500 नैनोमीटर मतलब 5760, अगर 500 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होगा मैक्सिमम, तो टेम्परेचर 5760 से ऊपर चला जाएगा ना। और 500 से डबल करेंगे, है ना, मतलब 500 से 1000 जाएंगे तो टेम्परेचर इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर यहां पे इस वाले के केस में टेम्परेचर इसका डबल हो जाएगा, मतलब 5760 का डबल टेम्परेचर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा मतलब 5700 का डबल, है ना। तो 5500 यानी 1200 के अप्रॉक्स मान लीजिए इसका टेम्परेचर, और ये वाला टेम्परेचर हो जाएगा 5760 का आधा, है ना। यानी ये कुछ मान लीजिए 250 या 300 केल्विन के आसपास हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास है, ये 1200 केल्विन के आसपास है, और ये 6000 केल्विन के आसपास है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो गया? सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया 1200 केल्विन सबसे ज्यादा हो गया, है ना। ये सॉरी 5760 है, तो ये 12000 केल्विन हो जाएगा, और ये 3000 केल्विन हो गया। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर इसका हो गया तो रेडिएशन U1 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। फिर U2 होगा, और सबसे सर कम U3 एमिसिविटी भी तो घटेगी फिर सर, एमिसिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी ना ऐसे, क्योंकि ब्लैक बॉडी के बराबर भी तो E भी तो फैक्टर है ना सर उसमें। तो आप ये टेम्परेचर बढ़ने से वो हो रहा है वो तो सही है, बट एमिसिविटी भी तो घट रही है, ये भी तो है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक, तो U1 U2 U3 वो एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 1200 इज U1, एट वेवलेंथ 500 इज U2, एंड एट 1000 इज U3। तो यहां से लेकर यहां तक एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कि एक ही ऑब्जेक्ट, अब उसको जनरल मान लीजिए या ब्लैक बॉडी मान लीजिए, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक एक ही बॉडी की बात हो रही है, कि एक बॉडी का जब हम 1200 मतलब जब 250 नैनोमीटर है उसका लैम्डा मैक्स, तब उससे एनर्जी U1 निकल रही है। जब 500 नैनोमीटर है उसका लैम्डा मैक्स,
तब उससे एनर्जी U2 निकल रही है, और उसी ऑब्जेक्ट का जब लैम्डा मैक्स 1000 है तब एनर्जी U3 निकल रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का U1 U2 U3 है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक जनरल ऑब्जेक्ट का U2, मतलब एक जनरल ऑब्जेक्ट को 500, मतलब एक जनरल ऑब्जेक्ट को 5760 पे रख दिया और एक ब्लैक बॉडी को 5760 पे रख दिया। अब इनको नहीं कंपेयर कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रख रहे हैं, ठीक है। तो जब 250 मतलब 12000 केल्विन पे रखा तब U1 है, जब 5760 पे रखा तब U2 है, और जब 3000 केल्विन में रखा तब U3 है। तो फिर बताना है कि किससे ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो चूंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पे है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी इससे यहां से एमिट होगी। तो जनरल ऑब्जेक्ट को, जनरल बॉडी को ब्लैक बॉडी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बदल रहे हैं। तो आप उसको भले ही ब्लैक बॉडी मान लीजिए या जनरल बॉडी मान लीजिए, जब बॉडी चेंज नहीं हो रही है तो फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। अब जो भी है, तो मेरे हिसाब से तो U1 ग्रेटर देन U2 होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसको लेके चलेंगे, क्योंकि सवाल पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जनरल को ब्लैक बॉडी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर 500 नैनोमीटर में वही जो बॉडी होगी वो ब्लैक बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा सर कैसे? U2 जो है ऐसा हो जाएगा ना सर, क्यों ये भी तो आप कह ऐसा सकते क्यों बोल हैं। रहे हैं कि जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी बन जाएगी एट 5760? नहीं नहीं, जो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी ना, क्योंकि ब्लैक बॉडी के बराबर उसका लैम्डा मैक्स आ रहा है, ये कह रहे सर हैं। उसका सर ऐसे ऐसे- ब्लैक एक सेकंड रुकिए। टेम्परेचर बढ़ाने से ब्लैक बॉडी, जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं बनेगी, है ना। वो नेचर होता है उसका, एमिसिविटी, सरफेस, और तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, ऐसा नहीं है। कि अगर मान लीजिए ब्लैक बॉडी 5760 पे है और जनरल बॉडी का भी टेम्परेचर 5760 कर देंगे तो ब्लैक बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके सर। ये अपने मॉड्यूल में PYQ है, इसमें सर 4 क्वेश्चन मतलब दे रखा है। सर सब जगह सर वही दे रखा है, पीडब्ल्यू पे भी वही दे रखा है, यूट्यूब पे पीडब्ल्यू सॉल्यूशंस पे भी U2 बड़ा है U1 से। ठीक है। तो क्या अब करें देखो, सर? अब मुझे तो नहीं सर पता आंसर उन्होंने, कौन सा करेंगे सर? हाँ हाँ, आंसर तब कौन सा सेलेक्ट करेंगे सर, अगर मान लीजिए कल के पेपर में आ गया? अरे यही एक्सेप्ट करो कि जो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर तुम लोगों को ठीक कुछ है लग सर। रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि यार UT ही होगा, मतलब U1 ग्रेटर देन U2 होगा मेरे हिसाब से, है ना। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी क्योंकि जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर घटेगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, तो टेम्परेचर घटेगा। आप देखो यहाँ पे, है ना, 250, 500 और 1000, जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी रेडिएटेड भी घटेगी, है ना। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर दिस मच, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ इज U1, एट वेवलेंथ 500 U2, एट 1000 U3, वीन्स कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चों मेरे हिसाब से सी ऑप्शन है, तो अगर कल के पेपर में आए तो आप सी ऑप्शन मार्क करके आना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन पिक किया है। ये तुम लोग इंटरनेट पे चेक करते हो क्या? जैसे मैं सवाल देता नहीं हूँ, सर आप, सर ये इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किए हुए थे ना, ये मॉड्यूल में भी अच्छा था, अच्छा तो अच्छा। इसमें मॉड्यूल लगा में कि तो ये उसमें गलत क्या कैसे हो गया। एक्सप्लेनेशन, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हो जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं नहीं डिस्कशन सर करूँ। मैं ऐसे ही दिया है, जैसे मैं कह सर रहा उसमें था यही आपसे दिया हुआ है कि 500 सर नैनोमीटर जो वाला 500 नैनोमीटर के बराबर उसके हो गया बराबर है, हो गया है तो ब्लैक बॉडी माना है। कि सर ब्लैक बॉडी उसको मान लिया है, इसीलिए उसका सबसे हाईएस्ट अच्छा हो गया अच्छा, है। पर यही किसी करिए, भी एक्सप्रेशन दिया ऑब्जेक्ट का हुआ है सर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्लैक बॉडी बन जाएगा, ये थोड़ा चीज समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलिए ठीक है, मैं और इसको एक बार देख लूंगा सवाल को, है ना, मैं भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए तो सी मान के ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल बच्चों, बहुत बार मैंने क्लास में बताया, इसको आप तुरंत पिक करिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। चलिए बताइए बच्चों, बॉडी डज नॉट एमिट हीट एनर्जी एट, कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे इसमें? जीरो बी ऑप्शन 0 केल्विन। 0 केल्विन, एब्सोल्युटली बी ऑप्शन। अगला सवाल,
ये ऑप्शन है। चलिए, कौन सा ऑप्शन पिक किया बच्चों आप लोगों ने इसके लिए? ये ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। Black body emits 0.5 joule of energy per second when it is at 27 degrees Celsius. Then the amount of energy emitted by it when it is at 627 degrees Celsius. चलिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी E मान लेते हैं पहले, बाद में E डैश मान लेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और ये आ जाएगा 627, तो 900 केल्विन के पावर 4, ठीक है। और ये पहले 0.5 है, ठीक है। तो E डैश की वैल्यू आ जाएगी 900 बाई 300 के पावर 4, 900 बाई 300 के पावर 4 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दीजिए आप, 3, ये हो जाएगा 81, 81 इंटू 0.5 यानी 81 इंटू 1/2, 40.5, ठीक है। 40.5 ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए कौन सा option, ऑप्शन sir. पिक किया बच्चों इसका? D. डी ऑप्शन। Okay. The temperature of the sun were to increase from T to 2T and its radius from R to 2R, then the ratio of radiant energy received on Earth to what it was previously received would be. तो बच्चों मान लीजिए पहले एनर्जी E था, बाद में E डैश हो गया, ठीक है। और R स्क्वायर T के पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर रिसीव्ड, क्योंकि AE सिग्मा T के पावर 4 इतना एनर्जी रेडिएट होगा, ठीक है। तो AE सिग्मा T के पावर 4 यानी R स्क्वायर T के पावर 4। तो सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम T टू 2T, तो पहले R मान लेते हैं रेडियस, R स्क्वायर T के पावर 4, और टेम्परेचर बाद में 2T हो जाएगा, तो 2T के पावर 4, और रेडियस R से 2R हो जाएगा, तो 2R का होल स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर, R स्क्वायर T के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। E डिवाइडेड बाई E डैश बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, 64। तो E डैश की वैल्यू हो जाएगी 64 टाइम्स E, ठीक है। 64 टाइम्स बढ़ जाएगी ना, द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली रिसीव्ड। तो प्रीवियसली रिसीव्ड E था, तो E डैश बाई E की वैल्यू 64 हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल।
ठीक है। क्या आंसर पिक किया है बच्चों आप लोगों ने इसका? किसी का आया है? डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ सरफेस एरिया ए कंटेनिंग वाटर is located in a region where outside air temperature is at a steady value of minus 26 degrees Celsius. Thickness of the frozen ice layer in this pond at a certain instant is X. Taking the thermal conductivity of ice as K, its specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of thickness of ice layer at this instant would be. तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि आप कुछ मत याद रखना, एटलीस्ट ये तो याद रखना कि जो टाइम टू इंक्रीज लेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप डेरिवेशन अगर पूरा नहीं याद रख पाते हैं तो ये एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो टी बराबर आ जाएगा सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। अब रेट ऑफ, सवाल में पूछा गया है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस मतलब दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा के कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x dx बाय dt। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो यहां से देखिए जो रेट ऑफ इंक्रीज यानी dx बाय dt है वो आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये x नीचे आ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो रेट ऑफ इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x जिस ऑप्शन में होगा वो हमारे सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें तो x है ही नहीं तो ये तो गड़बड़ ही हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग का x का आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, पॉसिबल है आंसर। इसमें x का टर्म ही नहीं है तो गलत हो गया सी ऑप्शन। लेकिन मैं फिर भी अगर आपको पूरा एक बार सॉल्व करके भी दिखाता हूं, ठीक है, कि अगर हम लोग एग्जैक्टली सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते। तो हम लोग फिर से लिखते कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे x अमाउंट की जो आइस है वो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, और इधर टेम्परेचर -26 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे जो आइस बनने वाला है वाटर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा कि हीट यहां से निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगी, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आप सारे जानते हो, dq बाई dt बराबर लिख देंगे ka बाई l टाइम्स डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो 0 माइनस ऑफ -26, ठीक है, तो 0 माइनस 26 हो जाएगा 26, तो ka बाई l इंटू 26। ठीक है, 0 माइनस ऑफ -26 तो 26 और dq बाई dt यानी रेट, जिस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए बच्चों जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाएगा तो उससे हीट कितनी निकलेगी, m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी हीट निकलेगी। तो अगर dq निकालना है तो l तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा dm, ये बनेगा dq। dm का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, तो dm की वैल्यू देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे dq बराबर l dm। dm हो गया मास का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, थिकनेस dx हो जाएगी। ठीक है, तो dq बराबर ये dm की वैल्यू होगी a इंटू dx, ये स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा dv, स्मॉल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी स्मॉल मास यानी dm। तो ये dm की जगह मतलब ये dq की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो dt एज इट इज रहेगा और dq की जगह ये वाली पूरी वैल्यू l रो a dx। तो यहां से देखिए dx बाई dt यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा k इंटू 26 डिवाइडेड बाई, अच्छा बच्चों यहां पे ना के ए बाई एल जो लिखते हैं, के ए बाई एल ये थिकनेस x होगी क्योंकि x थिकनेस ट्रेवल करके हीट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे l की जगह हम लोग x रखेंगे तो k 26 इंटू एक्स और नीचे आ जाएगा बच्चों l इंटू रो। ये l लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, m इंटू एल, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसको लेंथ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ k 26 डिवाइड बाय एक्स एल रो, k 26 डिवाइड बाय एक्स एल रो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगर आप केवल इतना याद रखते तो भी हम लोग पहुंच सकते थे आंसर तक, बाकी ये पूरा बेसिक डेरिवेशन है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों ने निकाल लिया था यार, गुड। अब मुझे बच्चों थोड़ा सा कभी कभी शंका भी हो जाती है कि तुम लोग कहीं मतलब दिमाग से लगा लिए हो या ऐसे ही लगा लिए हो। एक और सवाल देखिए,
बच्चों क्या आंसर आया है? इफ L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which of the following relations holds good? डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फाइनल L1 अगर आप लिखेंगे तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर α1 α2, लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2 इफ L2 minus L1 is maintained same at all temperature। तो L2 हो गया आपका स्टील के लिए, ठीक है। तो फाइनल लेंथ ऑफ स्टील अगर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे L2 इंटू 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी, और लेंथ ऑफ ब्रास लिखेंगे तो लिखेंगे L1 इंटू 1 प्लस α1 इंटू डेल्टा टी। अब जो लेंथ, जो डिफरेंस है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, तो लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ ब्रास, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये ऊपर बन जाएगा L2 प्लस L2 α2 डेल्टा टी, और ये माइनस बन जाएगा L1 और L1 माइनस L1 α1 डेल्टा टी, ठीक है। तो L2 माइनस L1 और यहां से आप डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा L2 α2 माइनस L1 α1, ठीक है। ये लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ ब्रास। अब बच्चों देखो एक चीज समझो आप, इन्होंने कहा है कि जो L2 माइनस L1 है मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे फाइनल लेंथ स्टील का कुछ हो गया होगा, फाइनल लेंथ ब्रास का कुछ हो गया होगा, जब इनका आप डिफरेंस लोगे यानी बढ़ी हुई लेंथ का दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए, क्योंकि L2 माइनस L1 है ना, उसको चेंज नहीं होना है, L2 माइनस L1 को चेंज नहीं होना है। इसका मतलब बढ़ी हुई लेंथ का जब आप डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा, क्योंकि उनकी लेंथ का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये एक सेकेंड, लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ ब्रास if L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which of the following holds good। तो अगर ये हमें कांस्टेंट चाहिए, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं चाहिए, हर एक टेम्परेचर पे सेम हो, तो जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो 0 हो जाए, है ना, जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो 0 हो जाए, तो हर टेम्परेचर पे L2 माइनस L1 कांस्टेंट रहेगा। तो ये टेम्परेचर वाला फैक्टर है, इसको आप 0 करो तो L1 α1 बराबर आ जाएगा L2 α2, ठीक है। तो L1 α1 बराबर L2 α2, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ये बच्चों की जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है, क्योंकि अगर ये वाला नॉन जीरो रहेगा तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से अगर इसकी कुछ वैल्यू होगी तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो दोनों की लेंथ में भी कुछ डिफरेंस आ जाएगा फाइनल लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो हम चाहते हैं कि कोई भी डिफरेंस ना आए, L2 माइनस L1 कांस्टेंट रहे, तो ये फैक्टर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 होगा तो L1 α1 बराबर L2 α2 होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, उस सवाल के बारे में उसका देख रहा था, आप लोगों ने बताया था, उसका डिस्कशन देख रहा था, तो वापस से हम उस सवाल पे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, और क्या कह रहा है उसका सवाल का मतलब एक बार और देखते हैं। U1 U2 वाला जिसपे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, एक सेकंड, उस सवाल को फिर से थोड़ा सा देखते हैं। नीचे कोई है? एक सेकंड, U1 U2 वाला जो सवाल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसको एक बार और देखते हैं थोड़ा सा। उसमें तुम लोग जो आंसर बोल रहे थे मॉड्यूल वाला वो ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपको कि वो कहना क्या चाह रहा है सवाल। हाँ ये ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए हीट करने पे जनरल ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सवाल का, मैं जो पहली बार पढ़ा था तो इसका मीनिंग मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाया था। देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं समझाता हूं आपको। ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है जिसको 5760 केल्विन पे रख दिया गया है। आप इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए, है ना। 5760 पे एक ब्लैक बॉडी को रख दिया गया है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे 5760 पे।
तो जैसा आप लोगों ने निकाला कि अगर 5760 केल्विन पे इस ब्लैक बॉडी को रखते हैं तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो 500 नैनोमीटर है। ठीक है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू 500 नैनोमीटर है। अब लैम्डा मैक्स का क्या मतलब होता है कि इस वेवलेंथ के नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप 5760 पे ब्लैक बॉडी को रख देंगे तो इस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज्यादा निकलेंगे। अब अगली लाइन पढ़ते हैं सवाल की। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। अब जो U1 एनर्जी है बच्चों, ये U1 एनर्जी है उन फोटॉन्स की एनर्जी है U1 जिनकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है। ठीक है, तो 250 नैनोमीटर उन फोटॉन्स की मतलब 250 नैनो U1 उस एनर्जी को दिखा रहा है जो 250 नैनोमीटर वेवलेंथ के फोटॉन्स की है। फिर क्या बोला है, U2 उनकी एनर्जी है जो 500 नैनोमीटर फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी U2 है। और फिर क्या बोला है, एंड दैट ऑफ 300 नैनोमीटर इज U3। 3000 नैनोमीटर वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी को U3 बोला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि क्या है और मैंने क्या इंटरप्रेट करके आप लोग को आंसर बताया था। तो मैंने आपको बताया था कल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ, इनके बीच का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो पीक मिलता है वो लैम्डा मैक्स मिलता है। ठीक है, ये पीक है लैम्डा मैक्स। ठीक है, मतलब इस लैम्डा वाले एनर्जी के फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर है, तो इस सवाल में ये 500 है। ठीक है, अब 500 से नीचे जाएंगे यानी 250 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स, तो ये 250 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स है और ये 1000 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स है। ठीक है, तो आपको पीक मिल रही है 500, मतलब 500 नैनोमीटर के फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर में निकलेंगे, इसलिए U1 की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, U1 विल बी ग्रेटर देन U2। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और मैंने क्या इंटरप्रेट किया था इसको कि 250 लैम्डा मैक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5760 कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। मतलब एक बार लैम्डा m 250 है, एक बार लैम्डा m 500 है क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, और एक बार लैम्डा m 1000 है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 3 लैम्डा m की वैल्यू दी हुई है और फिर इसमें कंपेयर करना है कि U1 U2 U3 में से कौन ज्यादा है। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या है कि एक ही टेम्परेचर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट 5760 पे, और उस पे लैम्डा मैक्स मिल रहा है 500 से ऊपर 1000 है और 250 पीछे है, तो इस पे भी एनर्जी कम मिलेगी, इस पे भी एनर्जी कम मिलेगी। सबसे ज्यादा 500 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो U1 ग्रेटर देन U2 इज द राइट आंसर। नहीं सर, U2 डी ऑप्शन होगा। एक सेकंड, उल्टा। मैंने एक बार 250 इज U1 एंड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2, तो ये जो लैम्डा मैक्स जिसके साथ एसोसिएटेड है वो U2 है, तो U2 बिल्कुल ज्यादा होगा U1 से। ठीक है, लैम्डा m जिसके साथ U2 ग्रेटर देन U1 है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर ये ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में लैम्डा m 500 नैनोमीटर है जिसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा है नंबर में, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बाकी ये जनरल है, ये इसके भी नंबर ऑफ फोटॉन मतलब 250 नैनोमीटर के भी फोटॉन निकल रहे हैं, 1000 के भी निकल रहे हैं, पर इनके नंबर इसके कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है। मुझे क्या लगा कि ये 3 टेम्परेचर अलग अलग हैं, ये पहले वाले के लैम्डा m के टेम्परेचर है, ये मतलब ये 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग लैम्डा m है, और ये 1000 नैनोमीटर, तो मुझे लगा कि 3 लैम्डा m दिए हैं उसमें फिर कंपेयर करना है तो जिसका टेम्परेचर। खैर, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है भाई, U2 ग्रेटर देन U1 है क्योंकि 500 नैनोमीटर के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, तो U2 ग्रेटर देन U1 होगा। तो इसमें लेकिन इससे आपका शायद रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा था लगभग काफी सारे बच्चों ने इसको गड़बड़ कर रखा था। चलिए देखते हैं बच्चों लीडर्स बोर्ड कितना क्या है कैसा है। तो मोहम्मद सोहेल हैं फर्स्ट, देन प्रतीक हैं, देन शशांक हैं, लक्की हैं। प्रतीक कहां से हैं? शशांक तो देवरिया से हैं। मोहम्मद सोहेल कहां से हैं? अमन है, भूमिका है। प्रतीक सर देवरिया सही है सर। प्रतीक भी देवरिया से हैं, वेरी गुड। लक्की, अमन, भूमिका, अंशु, दीक्षांत, श्रेया, कार्तिक। दिशांत हल्द्वानी से हैं, दीक्षांत हल्द्वानी से हैं, गुड। श्रेया कहां से हैं? श्रेया और कार्तिक? जौनपुर से। श्रेया कहां से हैं? जौनपुर से। जौनपुर से। कार्तिक हैं क्या? कार्तिक, भूमिका, अमन नरनौल से हैं, ठीक है। लकी
चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़िया आज प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। आई होप थोड़ा बहुत आप लोग को चीजें याद सर रहेंगी। लकी और भूमिका नार्नोल्स हैं। भूमिका नार्नोल्स हैं, बहुत बढ़िया। सर वो लास्ट वाला जरा क्वेश्चन दिखाइएगा सर, वो जो एल वाला था। सर लकी भी नार्नोल्स है। लकी भी नार्नोल्स हैं, ओके। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद। सर इस क्वेश्चन में डेल्टा एल और डेल्टा टी को कांस्टेंट मान सकते हैं ना? किसको किसको बेटा? किसको कांस्टेंट मान सकते हैं आप? देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर, तो हमने ऐसा मान लिया कि पहली वाली रॉड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्टील फाइनल वाला LS हो जाएगा, और ब्रास का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लेंथ ऑफ ब्रास LB हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। सर कैसे पता चला डिफरेंस लेना है? क्योंकि L2 माइनस L1 की बात हो रही है कि इसको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रखना है, तो हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया, ठीक है। जब डिफरेंस लिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, L2 माइनस L1 प्लस डेल्टा टी L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1, ये डिफरेंस लेने के बाद बन गया। अब सवाल में कहा है कि L2 माइनस L1 को समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर L2 समय के साथ मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो अगर ये वाला फैक्टर नॉन जीरो रहा तो इनकी लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़े, तो जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट है इसको जीरो कर दो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे वो हर बार L2 माइनस L1 के बराबर ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस का जो कोफिशिएंट था उसको जीरो कर दिया, इसलिए अल्फा L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 आएगा। ओके सर।